दोस्तों आज हम एक लक्षण रोग के लक्षण के ऊपर चर्चा करते हैं और ये लक्षण है थूक में खून का आना। जब कोई व्यक्ति थूकता है या उसको थूकने की प्रवृत्ति होती है तो अनेक बार वो ये अनुभव करता है कि उसका जो थूक जो सामान्य रूप में सफ़ेद रंग का होता है, इन्फेक्शन न होने की अवस्था में, इन्फेक्शन में वो पीला, काला आदि अनेक प्रकार का हो सकता है। तो वो क्या अनुभव करता है कि वहाँ पे कुछ अंश खून का उसको देखने को मिलता है। वो एक सामान्य थोड़ा-सा एक हल्का-सा टिंट जैसे भी हो सकता है और उसकी मात्रा अधिक भी हो सकती है, दोनों कंडीशन में और दोनों में बहुत अंतर होता है। यदि बहुत थोड़ी-सी मात्रा में जो ब्लड आ रहा है थूक में, तो उसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं गले में कोई इन्फेक्शन या हल्का-फुल्का इरोजन जो म्यूकोज़ा होती है वहाँ से या फिर नीचे उसके बाद ट्रेकिया होता है, श्वास नली जिसको हम कहते हैं, उसके बाद फिर लंग्स होते हैं, फेफड़े, उनके अंदर कुछ छोटी नलिकाएँ जिनको हम ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स बोलते हैं और या फिर आल्वेओलाई। इस पूरे सिस्टम में कहीं न कहीं कोई घाव, कोई इन्फेक्शन होने की वजह से ये समस्या आ जाती है। तो बहुत थोड़ी मात्रा में खून का आना तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो एक सामान्य इन्फेक्शन के रूप में होता है और उसको आराम से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जब ये मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है और कंटीन्यूअस होती है, लगातार होती ही रहती है। मान लिया एक छोटा-सा थूक में खून आया और वो अपने आप ही स्वतः ही बंद हो गया, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और वो बंद नहीं होता है, तब इसमें थोड़ा-सा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो पहली बात तो ये हुई कि बहुत थोड़ी मात्रा में आना और उसके बाद बहुत अधिक मात्रा में आना और एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम मेडिकल इमरजेंसी कह सकते हैं कि जिसमें रक्त रुक ही नहीं रहा है। सपोज़ करें एक जैसे कि ट्रेकिया है या श्वास नली है, वहाँ की कोई ब्लड वेसल या पार्टिकुलरली आर्टरी जो होती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती हैं, वो फूल जाती हैं, उसको एन्युरिज़्म बोलते हैं। यदि वो रप्चर हो जाए तो फिर वो बहुत अधिक मात्रा में जो है वो ब्लड आने लग जाता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात ये कि थूक में खून का आना और दूसरी बात ये है कि उल्टी में खून का आना। दोनों अलग-अलग बीमारियाँ हैं। जहाँ थूक में जो खून आता है, उसका कारण जो श्वसन तंत्र है, जिसमें कि गले से लेकर के और फेफड़ों तक का पूरा सिस्टम काम करता है, वो है और जो उल्टी है, जो खून की उल्टी होती है बेसिकली, उसमें खाने की नली और पेट से संबंधित यानी कि आमाशय से संबंधित समस्याएँ मूलतः होती हैं। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कई बार सिरोसिस ऑफ लीवर में जो नसें फूल जाती हैं एसोफेगस में, उनके कारण से भी खून की उल्टी होती है। लेकिन हम यहाँ पर केवल थूक में खून के आने से संबंधित चर्चा करते हैं। एक अवस्था यहाँ पे ये भी हो जाती है कि यदि थूक में बहुत अधिक खून आ रहा है या फिर अंदर फेफड़ों से या श्वसन तंत्र में ट्रेकिया आदि से बहुत अधिक ब्लड आ रहा है और वो पेशेंट उसको पेट में जो है वो चला जाता है किसी कारण से, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हो सकती है, यानी कि थूक में भी और उल्टी भी खून की हो सकती है। तो हम ये कैसे पता लगाएँ कि ये जो खून आ रहा है वो थूक से आ रहा है या फिर ये उल्टी के रूप में पेट से आ रहा है? तो इसका सीधा-सा कारण ये है कि जब भी जो खून थूक में आता है तो उससे पहले रोगी को कहीं न कहीं कुछ खाँसी की या कफ की समस्या ज़रूर होती है। खाँसता है और खाँसते समय है, वहाँ से वो ब्लड आता है। तो खाँसना एक अनिवार्य तथ्य है, जबकि यदि उल्टी में आ रहा है तो उससे पहले कुछ जी मिचलाना या अचानक से ब्लड की वॉमिटिंग हो जाती है, उसमें खाँसी का कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों यदि किसी को खून की इस प्रकार से प्रवृत्ति होती है, तो क्या सोचना चाहिए? उसमें कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं। जैसे सबसे पहले गले की समस्याएँ। गले में बहुत ही अधिक इन्फेक्शियस टॉन्सिल्स यदि हो गए, वहाँ पे कुछ इरोज़न हो गए म्यूकोज़ा में, वो एक कारण हो गया। उसके साथ-साथ नीचे जैसे मैंने बताया ट्रेकिया में कुछ सूजन आदि होना। अब इसके अलावा जो फेफड़ों से संबंधित जो मूल कारण होते हैं, उसमें है इन्फेक्शन, किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन और भारत में सबसे अधिक और कॉमनेस्ट कारण जो है वो ट्यूबरकुलोसिस है यानी कि लंग्स की टीबी है। और आप ये बात मानिए कि आज से 10 साल पहले की जब हम बात करते हैं, तो यदि किसी को थूक में खून आता था,
तो उसका जो मेन कारण माना जाता था, जो कॉमनेस्ट जो कारण माना जाता था, वो टीबी ही मानी जाती थी और उसी की लाइन पे ट्रीटमेंट बेसिकली किया जाता था। आज भी लगभग-लगभग बात यही है, लेकिन टीबी आशातीत रूप से कम हुई है भारत में। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक लंग कैंसर की बात है या उससे संबंधित और जो बीमारियाँ हैं, वो भारत में कंपैरेटिवली वेस्टर्न कंट्री के तुलना में पहले कम होता था। अब उसके इंसिडेंस बढ़ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होने की वजह से, औद्योगीकरण होने की वजह से, वायु प्रदूषण और जो जल प्रदूषण है, उसके कारण से अब ये समस्याएँ बढ़ रही हैं। बहरहाल, तो जहाँ तक इन्फेक्शन की बात है, इन्फेक्शन में जो सबसे कॉमनेस्ट है वो ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि टीबी, लंग की टीबी बेसिकली। दूसरा कई बार जो निमोनिया के बहुत ही अधिक सीवियर केस होते हैं, जिसमें को हम नेक्रोटाइजिंग निमोनिया कहते हैं, कि जिसमें अंदर की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं, स्लफ बन जाता है, वहाँ की वेसल इरोड होकर के तब भी थूक में खून आ सकता है। इसी के साथ-साथ एक कंडीशन और होती है जिसको हम ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं। एक्टेसिस का मतलब फैल जाना और ब्रोंकस मतलब श्वास की जो छोटी-छोटी नलिकाएँ हैं उनका फैल जाना, वो भी इन्फेक्शन के कारण होता है। उसमें भी इस प्रकार की ये जो प्रवृत्ति है बेसिकली वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसके अलावा जो कुछ ट्यूमर्स हैं, उन ट्यूमर में भी थूक से खून आ सकता है। इन ट्यूमर्स में एक तो सबसे जो लंग कैंसर जिसको हम बोलते हैं वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, यानी कि जो श्वास नलिकाएँ हैं छोटी, उनमें कैंसर का हो जाना, उसमें भी एक ब्लड की जो है प्रवृत्ति होती है बेसिकली। और वहाँ पे पॉलिप का होना, यानी कि वो कैंसर नहीं है, लेकिन वो एक जो है गाँठ है छोटी-सी टिश्यू की, जिसको पॉलिप कहते हैं, उसमें भी इस प्रकार की प्रवृत्ति बेसिकली देखने को मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो लंग होता है, लंग में प्राइमरी कैंसर भी होता है जिसको मैंने अभी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा बोला, और साथ ही साथ शरीर के अंदर के दूसरे भागों में भी जो कैंसर होता है, वो फैल करके लंग्स में आ जाता है। तो उसमें भी जो है वो मेटास्टैटिक कार्सिनोमा उसको बोला जाता है और वो मेटास्टैटिक कार्सिनोमा की वजह से भी ब्लीडिंग बेसिकली यहाँ पर हो जाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो अभी डिजीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो फंगल इन्फेक्शन है। लंग्स में फंगल इन्फेक्शन का होना वैसे तो बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत अनकॉमन एक प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों में, क्योंकि मेरे पास कई सारे पेशेंट्स इस तरीके के आते हैं जो बहुत लंबे समय से इस प्रकार से थूक में ब्लड के आने से परेशान रहते हैं और हम उनको कुछ बेसिक मेडिसिन से मैनेज करते रहते हैं। और ये एक बार इन्फेक्शन ठीक हो जाने के बाद भी वहाँ पे जो वेसल्स की फ्रेजिलिटी है वो इतनी बनी रहती है कि कभी-कभी उनको सीज़नल कोई इन्फेक्शन हुआ, मान लिया जाए कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो चीज़ उनको फ्लेयर अप कर जाती है। तो इसलिए यदि कोई कारण नहीं महसूस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमको फंगल इन्फेक्शन की तरफ भी देखना चाहिए। एक्टिनोमाइकोसिस आदि जो डिफरेंट टाइप के जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, वो भी लंग से थूक में ब्लीडिंग का एक कारण होते हैं। साथ ही साथ जो मीडियास्टिनल ट्यूमर है, मीडियास्टिनम का मतलब ये है कि जो हार्ट वाला एरिया है, यानी कि दोनों लंग के बीच में जो एरिया है, उसको मीडियास्टिनम कहते हैं। वहाँ पे ट्यूमर होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और साथ ही साथ अ, हार्ट से संबंधित भी एक डिजीज़ होती है जिसको माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। ये एक वाल्व है जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इसमें हार्डनिंग होने की वजह से भी जो बेसिकली ये ट्यूमर्स हैं वो सॉरी मिटल स्टेनोसिस की वजह से भी ब्लीडिंग थूक में ब्लड का आना संभव है। तो इस प्रकार से इनका हमको देखना पड़ेगा। अब हमको अप्रोच कैसे करें? साथ ही साथ एक बात मैं यहाँ पे ये भी कह देना चाहता हूँ कि जो बॉडी में जो बेसिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें भी ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं। अब हम इसको कैसे करें? देखिए, अगर थोड़ी बहुत मात्रा में आ रहा है ब्लड और वो स्वतः ही बंद हो जाता है, तो हमको ये विचार करना चाहिए कि गले आदि की किसी समस्या से आ रहा है और उसमें सामान्य उपचार से वो ठीक हो जाता है। यदि अधिक मात्रा में ब्लड आ रहा है, तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन है, वो है चेस्ट एक्स-रे। तो हमको चेस्ट एक्स-रे उस रोगी का तुरंत कराना चाहिए कि लंग में कोई बेसिक, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का पता तो चेस्ट एक्स-रे से ही लग जाता है। यदि उसमें कोई फाइंडिंग्स नहीं आ रही हैं, तो हम सीटी स्कैन का सहारा ले सकते हैं। सीटी स्कैन से थोड़ी और डिटेल्स मालूम हो जाती हैं और उसमें हम
जो थ्रोट है, थ्रोट के साथ-साथ चेस्ट के एरिया का भी बेसिकली पैथोलॉजी जान सकते हैं। यदि फिर भी कोई संदेह हो रहा है और इस प्रकार की डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है, तो फिर ब्रोंकोस्कोपी यानी कि मुँह से जो है वो एंडोस्कोप डाल करके और ब्रोंकोस्कोपी की जा सकती है, जिससे कि पूरे लंग में कोई भी जो पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, उसका पता बेसिकली लगाया जा सकता है। तो डायग्नोसिस होने के बाद इसको फिर इस प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है और एक योग्य चिकित्सक की सलाह से इसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। जो भी बीमारी है अंदर, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस की दवा चलेगी, उसको कोई कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसके जैसी जो भी जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। तो बेसिकली किसी योग्य चिकित्सक की सलाह से ही ये सारे ट्रीटमेंट आगे किए जाएँगे। अब देखिए बात यहाँ पर ये आती है कि यदि कभी कंडीशन ऐसी डेवलप होती है तो क्या किया जाए? जैसा कि मैंने कहा यदि बहुत कम मात्रा में है, तो उस समय तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, केवल उसका बीमारी का डायग्नोसिस करा के ट्रीटमेंट बेसिकली लिया जा सकता है। लेकिन यदि बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग आ रही है, तो उस कंडीशन में हमको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है और जब तक मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड नहीं होती है, तब तक पेशेंट को बेसिकली लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा करके और उसका लेग जो एंड है वो थोड़ा-सा रेज़ करके रख देते हैं ताकि अंदर जो ब्लड है वो अंदर एस्पिरेट ना हो और वो बाहर निकल आए, क्योंकि अंदर अगर वो कलेक्ट होगा तो वहाँ पे बहुत सारे उपद्रव या कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न करेगा। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में या सेमी प्रोन पोजीशन में लेटा करके उसको नर्स किया जाता है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। हॉस्पिटल में अकॉर्डिंगली ब्लड को रोकने वाली दवाइयाँ दी जाती है ताकि क्योंकि सबसे पहली जो समस्या है वो यही है कि ब्लड को तुरंत रोका जाए, क्योंकि ब्लड अगर नहीं रुकेगा तो उसमें फिर वो घातक आगे स्थिति हो सकती है और फिर उसके बाद जो बीमारी है उसका डायग्नोसिस करके आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है बेसिकली। तो ये जो है हेमोप्टिसिस या भूख में खून के आने से संबंधित कुछ कारणों और सामान्य चिकित्सा का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। थैंक यू वेरी मच।